You must have been hearing about the topic of one nation one election, that is the context of simultaneous election. ठीक है, जो कि अभी रिपोर्ट आई है रिसेंटली. आप न्यूज़ में सुन ही रहे होगे कि आज के दिन यू हैव ऑल्सो गॉट द डेट्स फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, राइट. तो अब देखो कि 2024 के इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, और वो जो रिपोर्ट की मैं बात करी थी साइमल्टेनियस इलेक्शन, दैट वाज फॉर 2029. क्योंकि अगर ये तैयार हो जाएगा, अगर इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, तो 29 वाले इलेक्शन में चांसेस हैं कि उसको यूज़ किया जाए. ठीक है, नाउ दैट यू हैव गॉट दिस हॉट टॉपिक्स कमिंग, देयर इज़ वेरी वेरी हाई चांस, वेरी मीन्स वेरी, ठीक है, बिकॉज द पास्ट फ्यू ईयर्स हैव ऑलरेडी शोन दिस कि इस तरह के जो भी न्यूज़, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाज इन न्यूज़ इन 2023, तो 2 क्वेश्चन सेम पेपर में आ गए थे. तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि इस तरह के जो भी टॉपिक न्यूज़ में होते हैं उसके स्टैटिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है. तो ये तो मुझे पता ही था कि ये टॉपिक्स आने ही वाले न्यूज़ में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था. सो दैट इज़ आई वाज ऑलरेडी रनिंग दिस सीरीज़ ऑन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 सेशंस. हम बिल्कुल ज़ीरो से इसको अप्रोच कर रहे हैं. इट्स लाइक A to Z ऑफ इट एंटायरली. तो हमने 2 सेशंस कवर कर लिए हैं. सेशन 1 वाज ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. हर छोटी बड़ी चीज़ आपको बताई गई थी, एंड द रिलेशंस विद डेमोक्रेसी. And session 2 on the election system in India, which is like the concept of territorial and reserved constituency and delimitation commission, seats किस ईयर से डिसाइड होता है, कितने सीट्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो हमने बहुत इन डेप्थ इसको कवर कर लिया है ऑलरेडी. सो गो एंड वॉच. ये देखो सारे क्लिप्स लगाए हैं. लक्ष्मीकांत के भी क्लिप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्लिप्स हैं, एंड NCERT की भी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ये पूरा मिलाकर है आपके लिए. ये पूरे स्लाइड्स में आपको दिखा रही हूँ. ये देखो 2 सेशन के ये पूरे स्लाइड्स हैं. ठीक है, अब हम थर्ड में इसको कवर कर रहे हैं बिकॉज आई एम डूइंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही बार में ना ये ओवर हो जाएगा आपके लिए टॉपिक. लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लेंदी एंड ऑल्सो आई एम इंक्लूडिंग ऑलरेडी द करंट अफेयर्स. जैसे विमेन बिल आ गया, मतलब अब तो एक्ट आ गया है ना, वी नो अबाउट इट कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू विमेन रिजर्वेशन भी हो चुका है. चलो अब हम थर्ड सेशन करने वाले हैं. अब ये तो तुम समझ लो इस पूरे सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द रीज़न बीइंग दैट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू गेट द क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ मेथड्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया. अब ये देखो आपके NCERT में पूरा ऐसे बॉक्सेस में, ठीक है, एग्जाम्पल देके, टेबल बना के, डेटा देके सब दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल डोंट मेक सेंस ऑफ इट, क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है. सो माई वर्क हियर इज़ टू सिंप्लीफाई द टॉपिक फॉर यू एंड लेट्स सी हाउ आर वी प्रोसीडिंग विद दिस. सो मेथड्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इसमें हमें 2 मेथड्स पे बात करने हैं. एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. होता क्या है ये? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, FPTP. देखो मान लो सेवरल ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग फॉर अ रन. ठीक है, कोई रनिंग कॉन्टेस्ट है, मतलब कोई रनिंग वो है, कंपटीशन है, एंड दिस इज़ द पोल दैट दे हैव टू पास. तो वो विनर उस हिसाब से बना दिया जाएगा. ये एक बेसिक सिनेरियो आप समझ के रखो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. नाउ इफ समबडी टेल्स यू फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब ये पोस्ट है, यानी कि एक खंबा जैसा है, कुछ भी है, एक मार्क है. whosoever first passed this, first crosses this, ठीक है, reaches to this, becomes the winner. एक बेसिक चीज़ समझ आ रही है. नाउ वो जो एक पर्सन है जो कि विनर बनेगा, उसके बारे में ये नहीं बोला जा रहा है कि उसको कितना टाइम लेना है टू रीच दैट पोस्ट. ये तो नहीं बोला जा रहा है, दैट इज़ नॉट बीइंग सेड दैट हाउ मच टाइम द पर्सन whosoever will be the winner needs to take to reach to that post. So what is being said is that amongst all those competitors, whosoever reaches that first becomes the winner, whatsoever time it takes, she takes. I hope that's clear. Now, why did I give this example? To bring this topic in the most simplest possible manner for you. Firstly, remember a prelims related point that this system is also called as territorial representation or plurality system. वाई प्लूरैलिटी. टेरिटोरियल तो आप समझ ही रहो, आपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है कि टेरिटरीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहाँ से लोग कंटेस्ट करते हैं, देन जीते जाते हैं. सो दैट इज़ वाई टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन. बट वाई प्लूरैलिटी सिस्टम? अच्छा, ये क्या होता है? डायरेक्ट लोगों की जो वोटिंग होती है, पब्लिक की जो डायरेक्ट वोटिंग होती है, उसके थ्रू होता है, इसीलिए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, बिकॉज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन्वॉल्व है. द अदर काइंड ऑफ सिस्टम दैट विल सी, वो थोड़ा अलग तरीके का है. तो उसमें क्या होगा, जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे कि हम उसमें राज्यसभा की बात करेंगे,
ठीक है, और भी चीज़ों पे बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है वो। एंड वाई प्लूरैलिटी, बिकॉज यूजुअली 2 parties compete, more than 2 ऑल्सो, बट यूजुअली इट्स लाइक एक ही नहीं है इसमें, तो मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व है, सिंगुलैरिटी नहीं है। ठीक है, आई होप द टर्म्स आर क्लियर टू यू। चलो अब समझते हैं the details of this territorial representation, and then I'll get back to the example that I used in the beginning and you'll make sense of it. ठीक है, we know that there are 543 constituencies. आज भी जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरा डिटेल दे दिया गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से फेज़ में इलेक्शन होने हैं। ठीक है, टाइम के साथ सब कुछ बता दिया गया है। सो ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। ये तो हमें क्लियर, ये सब बेसिक्स ऑफ इलेक्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेंगे वहाँ से 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि एक ही बंदा वहाँ से इलेक्ट हो सकता है। एंड द कैंडिडेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड। ये समझो, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दैट अ स्पेसिफिक टाइम टू रीच द पोस्ट इज नॉट गिवन टू द रनर। Similarly, what majority of vote you have to get, like more than 50% or more than whatever percent, ऐसा कोई condition नहीं है. It is just that those people competing with each other, उसमें से किसी एक को winner बनना है. ठीक है. Similarly, here from one constituency, whosoever all are contesting for the election, उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा number of vote मिलते हैं, वो majority हो या नहीं हो, इसका क्या मतलब है? Let's say there are 100 votes being cast in one constituency, ठीक है, और मान लो 3 लोग इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट किए और 100 लोगों ने आके वोट दिया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लो, ठीक है. सो लेट्स से 1 पर्सन गेट्स 33, और सिंप्लीफाई कर देते हैं 40 बना देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. 1 पर्सन गेट्स 40, अनदर गेट्स 30, तो 70 हो गया, एंड अनदर गेट्स ऑल्सो 30. ठीक है, तो आप उसका कोई भी नंबर बना लो, 35 बना लो, यहाँ पे भी 35 बना लो, कुछ भी, मतलब 25 बना लो, कुछ भी बना लो. द पॉइंट इज़ कि लेट्स से तीनों में से किसी को भी, नीदर ऑफ देम गॉट 50 और अबव, ये तो किसी को भी नहीं मिला, जिसको भी मिला 50 से तो कम ही मिला, बट टोटल करके तो 100 पे पहुँच गए थे. सो उनमें से जिनको भी हाईएस्ट होगा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर मिला होगा, वो जीत जाएगा. पर उसको अपने आप में देखा जाए तो 50% से ज़्यादा नहीं मिला है, बट उसकी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. आई जस्ट होप आपको इतना समझ आ गया होगा. मैं बहुत टाइम लेके समझा रही हूँ. ये डिटेल अगर आपको क्लियर है तो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे जितने लोग भी कंटेस्ट कर रहे हैं, एंड वॉट एवर इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो डिपेंड करते हैं कि उसमें से किसको हाईएस्ट मिल रहा है. 50 से ज़्यादा है नहीं है कोई मतलब नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन इज़ वाई दिस सिस्टम इज़ फॉलोड इन इंडिया. जो हम डायरेक्ट इलेक्शन हमारे होते हैं उसमें वाई दिस सिस्टम इज़ फॉलोड. फर्स्टली दिस इज सो सिंपल टू बी अंडरस्टूड. जिसको ज़्यादा मिला वो जीत गया. इट्स एज सिंपल एज दैट. हूसोएवर गेट्स द हाईएस्ट विंस. ठीक है. सेकेंड, द फोकस इज, अभी देखो 2 चीज़ें हैं, पार्टी और कैंडिडेट. अभी क्या है ना, आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी इलेक्ट करने, मतलब कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है, यानी खड़ा हो रहा है चुनाव लड़ने के लिए. व्हेन यू गो एंड वोट फॉर दिस पर्सन, देयर कुड बी 2 रीजंस फॉर दैट. ईदर यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द पार्टी टू विच दैट पर्सन बिलोंग्स टू, और आप आंख बंद करके विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन you will just vote for that person for the namesake of the party. That could be one possibility. Another is you are very much interested in the candidate. Why? Because it's the candidate, that particular candidate who is working in your constituency. तो आपके लोकल लेवल्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो यही कर रहा है ना, ओवरऑल पार्टी तो नहीं करती है, ये बंदा करता है जो चुन के आता है. तो ईदर यू आर इंटरेस्टेड इन द कैंडिडेट. नाउ दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, लेट्स से कि इन जनरल your ideology or your belief system or your trust or your support, anything goes with a particular party. हो सकता है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पार्टी का जो इंसान है, in your constituency the person from that party, maybe the person is not performing up to the mark, so you will probably choose the candidate. Even in general you support the party, ठीक है, आप लड़ भी सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात आती है वोट करने की तो आप शायद कैंडिडेट चुनोगे क्योंकि काम आपके लिए वही करेगा. Or the other case, party can also be chosen. That depends. So basically in this system, the voter has that choice. ठीक है, whom to vote. पार्टी के हिसाब से करना चाहते हो या कैंडिडेट के हिसाब से करना चाहते हो. दूसरी चीज़, because
directly representatives are elected, so the representatives can be held accountable. अगर आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना है तो उससे सवाल जवाब किया जा सकता है कि भाई आपने हमारे लिए क्या काम किया या क्या नहीं किया. So that's the reasons, these are some of the most prominent reasons why in India this system is being used. ठीक है. अब दूसरी चीज़, डीमेरिट भी होता है. हर चीज़ का तो मेरिट डीमेरिट है. डीमेरिट क्या है? दैट इट डजेंट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट. मतलब इलेक्टोरेट क्या होते हैं? एवरीवन हु वोट्स. तो सारे लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है ना. इसमें से जितने लोगों ने मेजॉरिटी वोट देके जिसको जिताया, सिर्फ उन्हीं लोगों की बात रखी गई. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो 40-30-30 मिले तो दिस पर्सन विंस, ए पर्सन विंस. लेकिन व्हाट अबाउट दी 60 पीपल? इनके वाले रिप्रेजेंटेटिव को तो नहीं चुना गया, तो होल इलेक्टोरेट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड. देन देर इज़ नो सिक्योरिटी टू माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे तो ऐसा हम कुछ कह ही नहीं रहे कि कौन माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन मेजॉरिटी. भाई जिसको हाईएस्ट मिल गया, अब वो किसी भी बेसिस में मिल सकता है. कास्ट के बेसिस पे मिल सकता है, रिलीजन के बेसिस पे मिल सकता है, काम के बेसिस पे मिल सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे मिल सकता है, अपनी पसंद के बेसिस पे मिल सकता है, जेंडर के बेसिस पे मिल सकता है. एनी बेसिस कैन बी देयर. क्योंकि नो मैटर इन अ डेमोक्रेसी, इवन इफ यू से दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू वोट, यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू कंट्रोल एवरी सिंगल वोटर टू से कि भाई तुम इस बेसिस पे वोट दो. तो उसकी मर्जी है, उसको जिसको चुनना है वो चुनेगा. ठीक है. लेकिन ये वाला जो स्पेशली इशू है होल इलेक्टोरेट वाला, वो पीआर सिस्टम में यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में करेक्ट हो जाता है. कैसे होता है? विल अंडरस्टैंड इट व्हेन वी अंडरस्टैंड द सिस्टम. तो हमें अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा. बट अभी के लिए आई होप वी हैव गिवन अराउंड 10 minutes टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप यू हैव मेड सेंस. ठीक है. चलो दूसरा सिस्टम पहले समझते हैं एंड देन वंस वी अंडरस्टैंड बोथ द सिस्टम देन विल कंपेयर. तो कंपेयर जब करेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड एनीवेज गेट क्लियर. लेकिन अभी तो पहले इंडिविजुअल समझना, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है. सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. अब देखो नाम से यहाँ भी वी ब्रोक डाउन द टर्म. सो हियर लेट्स अगेन ब्रेक इट डाउन. इट सेज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो हम रिप्रेजेंटेशन तो करा रहे हैं, वो भी प्रोपोर्शनल होगा. मतलब प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना पॉपुलेशन, हमने पिछले लेक्चर में देखा था पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स एलोकेटेड है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या है. इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम द बेसिक फीचर इज दैट द प्रेफरेंस इज गिवन टू द पार्टी एंड नॉट द वोटर्स. ठीक है. वोटर से यहाँ मतलब है कैंडिडेट्स के सेंस में हो रहा है कि वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को बेसिकली उतना प्रेफर नहीं करते हैं. इस केस में मतलब कैंडिडेट स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होती, मोस्टली ये पार्टी के सेंस में होती है. It is the party which gets same proportion of seat as the proportion of vote. ये लाइन समझने से पहले, ठीक है, आप ये एग्जाम्पल देखो, then only will make sense. This is an example of 1984 लोकसभा इलेक्शन. ठीक है. कुछ मेजर पार्टीज की बात की जा रही है. कांग्रेस, बीजेपी, जनता, लोकदल, CPIM, तेलुगु देशम, DMK, AIADMK, अकाली दल, AGP. कुछ पार्टीज की बात की आपने, उसमें से कुछ का नाम सुना होगा ऑलरेडी. परसेंट वोट्स की बात की जा रही है एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर दी है. परसेंट तो आप समझ रहे हो ना, 100% में 10%, 2%, 40%. ठीक है. सीट्स में क्या है कि दिस इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स, एक्स नंबर ऑफ सीट्स. उसमें दो सीट, 10 सीट, 400 सीट, 100 सीट, डिपेंड्स. ठीक है. कांग्रेस का अगर आप देखते हो 48% वोट है. ठीक है. उस हिसाब से सीट का डिवीजन इज 415. अब तुम सोचो 48% है, ये 50 से भी ऊपर नहीं काउंट हुआ है, लेकिन द ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स यू आर सीइंग हियर, दैट इज सो डिसप्रपोर्शनेट. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी फॉर अनदर नेक्स्ट पार्टी जो गिवन है दैट इज बीजेपी, वोटिंग शेयर 7.4% है. तो सीट का नंबर थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू अगर हम प्रपोर्शन पे जाते, अगर हम जाते तो. बट 2 ही सीट है. सेम गोज फॉर दिस. अब यहाँ देखो, इनसे कम परसेंटेज वोट शेयर है इन सब का, लेकिन देखो इन सब के नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज डिसप्रपोर्शनेट? यू डोंट हैव टू रोट मेमोराइज दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. द नंबर ऑफ सीट्स गिवन और लेट्स से allotted to the party and the percentage of votes that they have secured, इसके बीच में proportion नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इलेक्शन का एग्जाम्पल है. किस चीज़ का एग्जाम्पल है? FPTP का, है ना. And that is why this is also one of the major issue that is not being addressed through FPTP.
लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, तभी तो हमें दूसरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो अगर एक ही में सब सॉर्ट हो जाता तो व्हाट वाज द नीड ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ अल्टरनेटिव. Now here what is happening, the party is going to get the same proportion of seats, जो number of seats की बात की, as the proportion of votes. मतलब अगर उनको 10% वोट मिला होगा तो जितने भी टोटल मान लो 500 सीट हैं तो इसका 10% कितना हुआ 50, तो उनको 50 सीट्स मिल जाएंगे. दैट इज़ द प्रपोर्शन. ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल फॉर द सिंप्लिसिटी. आई एम जस्ट चूजिंग द सिंपलर पॉसिबल नंबर्स. ओके, नाउ आई होप मैं एक एक लाइन समझा रही हूँ आपको. बहुत टाइम देके देखो, इस ईयर आई एम रिपीटिंग इट अगैन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, चलो इसके 3 वेरिएशंस हैं. 1 सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV. क्या होता है आएंगे. एक है लिस्ट सिस्टम और एक है सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम. चलो, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब एक वोट है, देयर इज़ वन वोट विच इज़ बीइंग ट्रांसफ़र, है ना, जो ट्रांसफरेबल है, जिसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है. ये इंडिया में यूज़ होता है इन द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि FPTP किस पे यूज़ हो रहा था, डायरेक्ट इलेक्शंस में हो रहा था, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट में यूज़ हो रहा था. सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं, वेयर द पीपल आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन, जहाँ हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते. राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो तो क्लियर है आपको, क्योंकि ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल. But also in the election of president and vice president, do we choose them? No, they have a special electoral college to be elected. ठीक है, अब ये पूरा कैसे काम करता है ये तो आपको लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का टॉपिक जब पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, या फिर लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा तो समझ आएगा. बट आई होप आपको पता है इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ कहाँ होते हैं. लोकसभा में, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट पे हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड फिर लोकल गवर्नमेंट में. तो अभी हम लोकल को साइड कर रहे हैं, बट इन दोनों पे बात करें तो, एंड ऑल दी अदर आर दी इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ठीक है, देन द क्वेश्चन ऑल्सो इज़ कि फिर अगर ये इतना ही एक चीज़ को सॉल्व कर दे रहा है तो फिर लोकसभा में इसको यूज़ क्यों नहीं करते हो. वाई डू वी नॉट यूज़ इट इन लोकसभा, बिकॉज फर्स्टली इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इट्स नॉट एज सिंपल एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अच्छा नंबर देख लो बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट दिख रहा है. दूसरी चीज़, जब आप इसका पूरा सिस्टम समझोगे, लाइक हाउ इट इज़ एक्चुअली, विच आई जस्ट टेल यू दैट हाउ डज दिस वर्क, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, इट्स एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स इवन डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इट्स इवन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई ट्राई टू डू इट सिंपली बट स्टिल इट्स कॉम्प्लिकेटेड. दूसरी चीज़, हमारे देश में भैया लो लिटरेसी रेट है. जब इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुए थे 51-52 में, तब भी वही, तब तो और बहुत ही बुरा हाल था. बट इवन टुडे वी कैन नॉट से दैट वी हैव अ वेरी हाई लिटरेसी रेट. तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम में लोगों को वोटिंग नहीं समझा सकते हैं. वी कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड. बट इन दी FPTP चीज़ें सिंपल हैं. यू कैन जस्ट टेल देम कि वोट करो, जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा. कोई भी इंसान, इवन दी लोएस्ट लिटरेसी वाला पर्सन भी उस लॉजिक को समझ पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, दिस सिस्टम, this is not suitable for our parliamentary government. Why? Because parliamentary government का एक major feature है that executive is a part of legislature और executive is responsible to the legislature like लोक सभा, council of ministers. ठीक है, तो हमारे यहाँ executive का ही majority, मतलब जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बनाती है ना. अब सिंगल पार्टी हो या कोलिजन के थ्रू, बट सरकार वही बनाती है. ठीक है, लेकिन PR सिस्टम में क्या होता है, सीट्स एंड वोट्स तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. वही तो बात हुई ना फीचर में. यहाँ पे वन पार्टी कुड फॉर्म द गवर्नमेंट क्योंकि डिसप्रपोर्शनेट मिला हुआ था. अब सब कुछ प्रपोर्शन में आ जाएगा तो फिर यू कैन नॉट हैव दिस मेजॉरिटी थिंग. सब तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा. किसी को 10% मिल जाएगा, किसी को 20% मिल जाएगा, किसी को 30% मिल जाएगा. तो इसमें कैसे फिर मेजॉरिटी पे जाओगे. मान लो टाई हो गया 10% का, सबका 10 ही हो गया तो भी क्या करोगे. मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, अच्छा, is because it is followed in India, so we will see the detail of STV just in some time. Let's just understand 2 other kinds of proportional representation system. एक लिस्ट सिस्टम होती है जहाँ पे हर पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट दे देते हैं फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, कि उस मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने चुने जाने हैं उस हिसाब से दे जस्ट गिव द लिस्ट. चूँकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मल्टीपल मेंबर्स भी चुने जा सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. अर्जेंटीना, पोर्टुगल वगैरह में यूज़ होता है. सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो जाएगा कि पूरे कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करेंगे एंड सीट्स उसी हिसाब से एलोकेट होगा. ठीक है, इज़राइल, नेदरलैंड, बिकॉज एक ही में डिवाइड हो रहा है इसीलिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. बट बिकॉज हमें ये हमारे यहाँ नहीं फॉलो होता है, सो आर कंसर्न इज़ मोर अबाउट दिस. बट यू हैव टू रिमेंबर that single transferable vote system is related to the proportional representation system and not FPTP. ठीक है,
नाउ द क्वेश्चन इज भैया ये काम करता कैसे है, एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट you have to open your brain, like be receptive to whatever I'm telling, just listen first, then read and then pause and understand. ठीक है, खुद में फिर कॉम्प्रीहेंड करो और हो सके तो खुद को एक्सप्लेन, बोल बोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करना. चलो अब यहाँ देखो कैसे होगा. जो वोटर्स होंगे, लेट्स से whatever number of voters are there, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, ऐसे तो लाख करोड़ की बात होती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगेन. So from one constituency, whatever number of voters are here. So उस constituency से let's say again 3 candidates are contesting A, B, C. So there are let's say again 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो, and let's say 100 people are voting. ठीक है. Now in the FPTP what was happening? You will vote only one of them. Let's say when you go to vote, अगर आपने कभी वोट करा हो, आपको पता हो, आप सिर्फ जाओगे किसी एक कोई चुन के आते हो ना, यही करते हैं क्योंकि दैट्स अ डायरेक्ट इलेक्शन. बट दिस इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन. ये वाला तो हम लोग करते ही नहीं, इसलिए हमें ये नहीं पता है, बट अगर करते तो कैसा होता है वो समझो. सो एवरी वोटर वुड गेट द बैलेट पेपर जिसमें ABCD चारों के ही नाम होंगे, और आपको प्रेफरेंस देना होगा. जैसे नहीं होता इफ़ यू फिल एन एग्जाम फॉर्म यू हैव टू गिव द सेंटर. बहुत सारे जगह पे वो सेंटर प्रेफरेंस मांगते हैं 1 2 3 कि एक भर गया होगा तो दूसरा दे देंगे, ऐसे एलोकेट कर देंगे. ठीक है, काइंड ऑफ दैट. लेट्स से आई एम चूजिंग B1, तो एक बंदे ने B को पहले चुना, A को सेकंड, D को थर्ड, C को फोर्थ. ऐसे करके ऑल ऑफ दोज 100 वोटर्स वुड हैव देयर ओन प्रेफरेंस लिस्ट. ठीक है. सो द वोटर्स वुड फर्स्ट रैंक द कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, कि मेरा जिसको भी मन है, राइट. तो यहाँ पे एक लिमिटेशन तो खत्म हो जाती है, दैट यू जस्ट डोंट हैव टू चूज वन पर्सन. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ अब होती है वोट की काउंटिंग स्टार्ट. तो हमारे पास 100 बैलेट पेपर हो गए क्योंकि 100 वोटर्स थे और 4 कैंडिडेट थे. ठीक है, तो वोटिंग स्टार्ट होती है. फर्स्टली फर्स्ट सारे जो भी 100 लोगों ने दिए उन सब का फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगा. ऑन दैट बेसिस इट वुड बी सीन कि A, B, C, D अमंग्स देम हु हैज़ गॉट द हाईएस्ट, फर्स्ट प्रेफरेंस में हाईएस्ट किसको मिला है. ठीक है, सो ये सारा काउंट हो जाएगा. आफ्टर द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, if the required number of candidates fail to fulfill quota. कोटा क्या होता है, I'll just tell you. मतलब एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी ज़रूरी है. अगर ये फॉर्मूला में फिट होके जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वॉट एवर नंबर वी गेट, इफ़ दैट नंबर इज़ रीच्ड बाई सर्टेन कैंडिडेट्स, ठीक है, जो भी अगर वो चुन लिए जाते हैं, तब तो आगे का प्रोसेस उस हिसाब से होता है. क्या होता है, I'll just tell you. अगर वो नहीं चुने जाते हैं तो फिर क्या होगा, अगर वो कोटा फुलफिल नहीं होता है, forget about what the quota is, we'll come to the formula later, but just understand the concept. इस बेसिस पे एक नंबर निकाल लिया गया, कितना नंबर सिक्योर होना जरूरी है. If that doesn't happen, then candidate with the lowest votes of preference is eliminated. मतलब so when we were giving that preference, तो ABCD का जो preference आ रहा था उसमें somebody would have got highest, let's say B would have got highest number of preference amongst those 100 people, और let's say D को सबसे least मिला, तो D तो ऐसे ही हट गया. डी का तो फिर जीतने का ऐसा भी कोई चांस नहीं है, तो डी तो गया. ठीक है, बट ऑन ऑल दोज बैलेट पेपर्स वेयर डी हैड गॉट लीस्ट प्रेफरेंस एज नंबर 4, उनके बाकी 1 2 3 भी तो होंगे ना, ABC में से किसी को तो कुछ कुछ मिला होगा. तो जिसको जो जो नंबर जैसा मतलब उनको रैंकिंग होती है उस हिसाब से ABC के खाते में वो सब ट्रांसफ़र हो जाता है. सो डी वाले वो सारे वोट्स जो हैं बेस्ड ऑन वट एवर उसके लोगों ने चूज़ किया होगा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल ट्रांसफरेबल, कि एक एक करके वोट ट्रांसफ़र होता जाएगा. सो द वोट्स आर नाउ ट्रांसफर टू दोज मेंशन्ड एंड द सेकंड प्रेफरेंस ऑन दोज बैलेट पेपर्स. ठीक है, तो ऐसे कर करके फिर सेकंड नंबर पे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट इलेक्टेड. जितने भी आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनने थे, एक ही चुनना था या 2 3 जो भी चुनना था, जब तक वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें नहीं मिलेंगे ये पूरा प्रोसेस ऐसे प्रेफरेंस वाइज चलता चला जाएगा. सो व्हाट इज़ दैट कोटा, जो नंबर सिक्योर होना चाहिए. टोटल वोट्स पोल्ड, कितने लोगों ने पोल किया, मान लो हम यहाँ 100 हमने चुना, ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यानी हमारे लिए इन दिस एग्जाम्पल दैट वाज 4, ठीक है, +1, और ये टोटल का भी +1. तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 20 +1 यानी 21. तो 21 कम से कम वोट्स मिलने चाहिए थे. तो लेट्स से डी कुडंट सिक्योर 21, तो डी वुड बी एलिमिनेटेड.
फिर हम फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमने फर्स्ट में काउंट कर लिया था, फिर सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, ऐसे आगे बढ़ बढ़ के टिल दैट 21 वाला नंबर वुड बी अचीव्ड बाय दोज पीपल हु लाइक द नंबर ऑफ सीट्स जितनी चाहिए, तब तक ये प्रोसेस चलता चला जाएगा. सो अब अगर आपको समझ आ गया हो, if you want you can just pause the video and listen to that part again, so you'll make more sense now that I have explained you the formula also. you can just थोड़ा सा रिवाइंड करके सुन लेना. तो सिंगल ट्रांसफरेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एलिमिनेट हो जाता है फिर उस वाले बैलेट पेपर के वोट्स जो हैं वो बाकी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है, नाउ अब जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने आपको दे के ही दिखाया है, यहाँ पे तो थ्योरी में समझा लिया. अब बिकॉज वी नो दैट इट हैपन्स इन द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, तो जैसे एक मान लो राज्यसभा में एग्जाम्पल दे के बताया है, फॉर्मूला तो कोटा सेम ही होगा. ठीक है, सो लेट्स से इफ़, अच्छा इसमें भी देखो 4 का ही, यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर सिंपलर टू बी डन. तो इन्होंने भी 4 मेंबर्स की बात की है, बट यहाँ वोटर्स 100 नहीं है, लेट्स से 200 हैं, तो फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा. जो हमारा 21 था वो इनका 41 बना. ठीक है, सो व्हेन द वोट्स आर काउंटेड इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस. ये तो हमने समझ लिया. अब जितने लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला काउंटिंग की जाएगी. इफ़ रिक्वायर नंबर ऑफ कैंडिडेट फुलफिल द कोटा, गुड, यू हैव गॉट योर विनर्स. इफ़ दे फेल टू फुलफिल द कोटा, देन जिसको लोएस्ट वोट मिला उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एंड देन वोट्स वुड बी ट्रांसफर्ड बेस्ड, जो हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है बेसिकली. तो ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा. ठीक है, सेम थिंग हैपन्स जब आप मान लो लक्ष्मीकांत देखते हो और आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सेम ही चीज़ें बताई गई थी, और एक्चुअली इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था. So I'll just show you. See this chapter, this section is from Lakshmikant only, election of the president. तो वो पहले तो बता दिया गया who are eligible to vote in the presidential election. Not everyone can vote. ठीक है, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, but even in that also members सारे लोग नहीं कर सकते. Then उसमें MLAs और MPs के लिए अलग फॉर्मूला होता है. तो MLAs का फॉर्मूला दिया हुआ है, MPs का दिया हुआ है, एंड देन टोटल इलेक्टोरल कोटा दिया हुआ है. ये तो वो सेम ही है जो हमने पढ़ा. यहाँ पे बस वो 1 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड. तो प्रेसिडेंट तो एक ही होंगे ना कोई भी, इसीलिए 1 लिखा हुआ है. बाकी ये फॉर्मूला तो सब सेम ही है. तो ये तो आपको समझ आ गया. अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. सी आई टोल्ड यू दैट 2023 में प्रेसिडेंट इलेक्शन पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे. एक तो सिंपल पूछा हुआ था, इन जनरल थिंग्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था वो हमारा देखना ज़रूरी है. सी कंसिडर द स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है, अब पहला तो दिया हुआ है कि जो मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं या नहीं होते. तो देखो ये आंसर तो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, तो 1 वाला तो सॉल्वेबल था. सेकेंडली, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज़ द वोट. तो जब आपको फॉर्मूला पता चलेगा फॉर ईच MLA एंड MP तो ये भी सॉल्व हो जाएगा. अभी तो वी आर नॉट गोइंग दैट डिटेल, इसलिए आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, बट ये 2 ऑप्शंस फ्रॉम वट एवर इज गिवन इन लक्ष्मीकांत इज सॉल्वेबल. Now see the complexity. They ask you that the value of vote of each MLA of MP is greater than Kerala. अब ये तो कोई याद नहीं रखता है ना. दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन विच पीपल विल रिमेंबर, बट स्टेट स्पेसिफिक तो आप नहीं याद रखते हो. देन सेम हियर पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 ऑप्शंस एग्जैक्टली, ऊपर से इसमें एलिमिनेशन भी नहीं था, तो इट बिकेम डिफिकल्ट. बट द क्वेश्चन एंड एवरीथिंग इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे पूछा जा रहा है. आई होप नाउ यू हैव मेड सेंस. ठीक है, तो STB कैसे काम करता है हम समझ चुके हैं. ये वाला एग्जाम्पल वी हैव अंडरस्टूड. नाउ विल सी द कंपैरिजन. नाउ दैट वी हैव डन द फीचर्स सेपरेटली, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट क्विकली सी द कंपैरिजन. दिस इज टेकन फ्रॉम योर क्लास 11th NCERT, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब है उसमें एक चैप्टर है इलेक्शंस पे. कंपेयर करते हैं. FPTP में क्या था, ये वो वाला था जो डायरेक्ट इलेक्शन में यूज़ होता है, जो हम लोग करते हैं नॉर्मल, है ना, जिसको मेजॉरिटी मिली वो जीत गया. So what was that case? That the country is divided into smaller units, territorial geographical units called as constituencies or districts. ठीक है, ये फैक्ट क्लियर है. PR में क्या हो जाएगा, बड़े बड़े geographical areas को constituency बोला जाता है, और एक सिंगल भी बोल सकते हैं. Now here they are not specifically talking only about India. तो ये सारे फीचर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं. हमने पढ़े ना 3 टाइप वाले, तो वही इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं. ठीक है, देन FPTP में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव. आप जहाँ से चुनने जाते हो आप एक ही को वोट करते हो. ठीक है, अभी मैंने सब समझा दिया है, तो दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर यू. बट हियर वी सॉ दैट मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव कैन ऑल्सो बी इलेक्टेड. मान लो राज्यसभा में ज़्यादा सीट चाहिए तो ज़्यादा मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट. ठीक है, देन यहाँ पे वोटर अच्छा यहाँ सिर्फ कैंडिडेट लिखा हुआ है, बट एक्चुअली चॉइस होती है. बट यूजुअली पीपल विल
प्रेफर द कैंडिडेट फॉर द वेरी लॉजिकल रीज़न, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन रहे हैं तो हम मोस्टली प्रेफर करेंगे कि भाई हमारे लिए काम कौन बेहतर कर सकता है। बट हियर वो वाली चीज़ें नहीं है, बिकॉज आपको तो उसमें नंबरिंग करनी है, तो यूजुअली वोटर वुड वोट फॉर द पार्टी। यूजुअली जो एक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलता है वो उस बेसिस पे फीचर बताया गया है। देन FPTP में अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स दैन वोट्स, ये वाली जो चीज़ है ना, नंबर परसेंटेज ऑफ वोट्स कुछ भी हो सकता है लेकिन सीट्स ज़्यादा कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। अब जैसे यही देख लो AIADM के 1.6% ही वोट मिले थे, बट देखो नंबर ऑफ सीट्स कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये 2 और 3 वालों से या 2 वालों से ज़्यादा है ना। सो दैट डिसप्रपोर्शन कैन हैपन, ठीक है। बट हियर एवरी पार्टी विल गेट द सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजॉरिटी। आपको इनिशियल एग्जाम्पल में आई हैव शोन यू हाईएस्ट होना चाहिए अमंगस्ट ऑल ऑफ दोज हु आर कंटेस्टिंग, हाईएस्ट होना चाहिए। 50% से ज़्यादा है या नहीं इज़ नॉट द क्राइटेरिया, बट हियर मेजॉरिटी तो होता ही है बिकॉज एक कोटा डिसाइड होता है और वो कोटा के फॉर्मूला में वो मेजॉरिटी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल UK इंडिया, एग्जाम्पल इजराइल नीदरलैंड्स। इंडिया यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें ये नहीं फॉलो होता है ना। दिस सिस्टम दैट दे हैव एक्सप्लेन्ड इज फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पब्लिक इन्वॉल्व है। तो इंडिया में भी ये सिस्टम है PR विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए है, ओनली फॉर राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसीलिए वहाँ किताब में NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन हमारा अगर कोई पूछेगा तो आपको यही बोलना है, एंड इफ़ यू गेट द चांस टू क्लैरिफाई देन यू विल हैव टू क्लैरिफाई कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें ये होता है, इनडायरेक्ट में राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में ये होता है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। आधा घंटा लगा के हमने बहुत क्रूशल टॉपिक को समझा है। आई होप दैट्स नॉट द प्रॉब्लम एनी मोर। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे, अच्छा देखो इसको भी मैं आपको जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इस डेटा के बेसिस पे, फिर आई टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। द कांग्रेस पार्टी वन 4/5 ऑफ द सीट, ठीक है। 4/5 मतलब समझ लो कितना बड़ा हिस्सा उनको मिल गया। बट डज दैट मीन दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी, की जो 5 लोग वोट करे तो उसमें 4 ने कांग्रेस को वोट करा? नो, क्योंकि परसेंट सिर्फ बात हो रही है, मतलब सिर्फ 48% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर देम, ठीक है। इसीलिए वो प्रोपोर्शनल अलग है, लेकिन सीट्स उनको 80% से ज़्यादा मिल गए। बस यही चीज़ उन्होंने बोला गया है दैट BJP गॉट लेट्स से 7.4%, लेकिन सीट उनको लेस देन 1% मिला। वही चीज़ को उन्होंने वर्बली लिख दिया है। सो यू ऑलरेडी नाउ हैव अंडरस्टूड इट, बिकॉज ये प्रोपोर्शनेट होता ही नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्टोरल सिस्टम समझेंगे, यानी प्राइमरीली द रोल ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी। कौन है वो बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, कैसे होना है इलेक्शन, क्या चीज़ें हैं, कैसे सिस्टम काम करता है, रूल्स क्या क्या हैं, पावर किसका है, इंटरफेयर कौन कर सकता नहीं कर सकता, जो भी है सब हम देखेंगे। एंड ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में बात करूँगी। और ये देखो मैंने ये बहुत पहले बनाया था, ये स्लाइड मैंने बनाया था अक्टूबर, मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर 2023 में आई मेड दिस। उसी समय से ऑफकोर्स ये बातें तो चल ही रही थी, और आज जब हम मार्च में इस पर बात कर रहे हैं, अब देखो ये चीज़ें सामने हैं, ठीक है। चलिए खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आई वुड रियली रिक्वेस्ट पुराने सेशंस जो हैं वो भी देख लेना, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच सेंस टू यू। तो हमने सेशन 3 भी कंप्लीट कर लिया। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अदर थिंग्स। टेलीग्राम पे भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा, एंड बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेंगी। Then I'll see you guys in the next video. Take care till then. Bye bye.